आज की कहानी है छलावा। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाहकर भी उस भयानक हादसे को भुला नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कहानियां और किस्से तो बहुत सुने होंगे, और शायद आपको ये सब सुनकर काफी रोमांच और मजा भी आता होगा। कईयों को तो ये सब कहीं सुनी बातें या काल्पनिक घटनाएं लगती होंगी, लेकिन यकीन मानिए, छलावा हकीकत में होता है। और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है तो वो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाता। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 45 वर्ष की है, और ये घटना आज से 20 वर्ष पहले मेरे साथ घटी थी। याद है मुझे, वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड थी। रात का समय था। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर पर गया हुआ था। मामा जी गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में 100 के करीब मकान होंगे। मेरे दोस्त राजन को गांव देखने का बड़ा शौक था, इसलिए वो मेरे साथ गांव आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गई थी। हमें वहां पर रहते हुए 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए। उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से वो दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया कि पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिन तक मामा खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था, जहां पर जंगली जानवर अक्सर रात के समय खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी आप घबरा क्यों रहे हैं? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता ना, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त राजन करेंगे, और कुछ दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या हुआ मामा जी? आपको लगता है कि अगर हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे? यही सोच रहे हैं क्या आप लोग? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, अरे मामा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खेतों की रखवाली में करना क्या होता है, हम दोनों अपने साथ एक एक मोटा मोटा डंडा ले लेंगे, और जो भी जंगली जानवर आएगा उसे धूल चटा देंगे। राजन सही कह रहा है मामा जी, हम रात भर सोएंगे भी नहीं, सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बेटा दरअसल बात वो नहीं है। आजकल सर्दियां हैं, और अक्सर इस मौसम में रात में गांव में छलावे घूमते हैं। तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने ये नाम अपने जीवन में पहली बार सुना था, क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावे के बारे में कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आता। वो इंसान को मारने के लिए तरह तरह के रूप भी बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी की ओर देखकर कहा, बस कीजिए मामा जी, आप तो कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपने पैर को आराम दीजिए और रेस्ट कीजिए। हम आपके खेतों की रखवाली करेंगे, और ये छलावे की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद करने लगा। काफी देर बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया।
रात का सन्नाटा फैल चुका था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। कड़कड़ाती हुई सर्दी की रात में हम दोनों दोस्त खेत में कंबल ओढ़कर लकड़ियां जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाजें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद ना हावी हो पाए। मगर कहते हैं ना कि नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लगी गई थी कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, अरे यार क्या हुआ? अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, क्यों उठा दिया यार? राजन, मुझे ना सोते हुए किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया यार, और मुझे लगा कि तू है, लेकिन तू तो सो रहा था। अबे पागल हो गया है क्या? मैं तुझे क्यों झंझोड़ूंगा यार? नींद आ रही है यार। मगर आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा सा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ ही दूर में वो व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देखने लगे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी, आपको तो चोट आई थी ना? लेकिन आपके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी चोट है ही नहीं। आप ठीक हो गए? मैंने देखा मामा जी ने हम दोनों की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, हाँ, चोट तो सही हो गई है मेरी, लेकिन तुम्हारी मामी की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलो। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत मामा जी से कहा, क्या? तो जल्दी चलिए ना मामा जी। कहाँ है मामी? यहां से थोड़ी दूर, दाएं ओर जो रास्ता जाता है ना, वहीं पर। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाईं ओर पगडंडी से होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहां पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहां से तो कोई रास्ता नहीं जाता। एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बचपन इसी गांव में बिताया बेटा। वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए। मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की थी, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी व्यक्ति थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन से कहा, राजन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। पागल हो गया तू? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू पता नहीं कुछ कुछ बके जा रहा है। चुपचाप चल। सुन राजन, कहीं ऐसा तो नहीं मामा जिस छलावा की बात कर रहे थे वो सच हो? ओ, तेरे कहने का मतलब है कि तेरे मामा जी नहीं, ये कोई छलावा है? अब मुंह बंद कर और चुपचाप चलते रहे। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब जो रात के अंधेरे और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। मामा जी हम दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज बहुत ही भयानक था। उनके देखने का अंदाज मेरे मामा जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन राजन मामा जी के बिल्कुल नज़दीक था। उसने हकलाते हुए मामा जी से पूछा, मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है मामी जी?
राजन का इतना ही कहना था कि मामा जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, इस तालाब के अंदर। अचानक मैंने देखा कि मामा जी का चेहरा एक भयानक चेहरे में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मामा जी ने मेरे दोस्त राजन की गर्दन को बुरी तरह से पकड़ लिया। राजन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा उस भयानक चेहरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थी। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने राजन ने दम तोड़ दिया और उस बला ने, शायद उस छलावे ने राजन को तालाब में उल्टा गाड़ दिया और वो बड़ी ही फुर्ती से मेरी ओर बढ़ा। मैं चीखते हुए गांव की ओर भागा। शायद मेरी भागने की रफ्तार उससे ज़्यादा थी। भागते भागते मैं गांव की सीमा में प्रवेश कर चुका था। मैंने देखा गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो गायब हो गया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे चीखने और चिल्लाने से सारा गांव जमा हो गया था। मैंने उन्हें डरते हुए बताया कि मेरे साथ क्या घटना घटी। अगले दिन मेरे दोस्त राजन की लाश तालाब में उल्टी गड़ी हुई मिली। आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ ये अफसोस भी रहता है कि काश अगर मैं अपने मामा जी की बात पर यकीन कर लेता तो आज मेरा दोस्त जिंदा रहता। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आज की कहानी है भैरवी। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे डरावने हादसे हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को तितर बितर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि काश अगर ऐसा कुछ कर लेते, कुछ स्टेप ले लेते तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। आज की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा रोंगटे खड़े करने वाली और खून जमा देने वाली इस कहानी को। पूजा को नए बंगले में शिफ्ट हुए लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके थे। उसके पति अनिल का ट्रांसफ़र कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में हुआ था। अनिल को यह बंगला सरकार की तरफ से तुरंत मिल गया था। बंगला काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन शहर की आबादी से थोड़ा दूर। उस बंगले के आसपास कुछ ही मकान बने हुए थे। पूजा का बेटा गोल्डी, जो 10 साल का था, उसे यह बंगला पहली नज़र में पसंद आ गया था। लेकिन जब से पूजा ने इस बंगले में कदम रखा, उसे हमेशा अजीब सा महसूस होता रहा। उसके दिल में हमेशा एक खौफ समाया रहता। सारे पड़ोसी उसे अजीब नज़रों से देखकर उससे दूरी बनाए रखते। उस रात डिनर के बाद पूजा अपने बेटे गोल्डी को सुलाकर अपने बेडरूम में आ गई। पूजा को गुमसुम देख अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पूजा, आज बड़ी चुपचाप हो? डिनर पर भी मैंने देखा तुमने ज़्यादा बात नहीं की। सब कुछ ठीक तो है ना? अनिल, यहाँ के लोग थोड़ा अजीब नहीं हैं? मतलब अब शायद हम नए हैं इस जगह पर इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, या वो लोग ऐसे हैं, मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं हमारे सारे पड़ोसी। पूजा की बात सुनकर अनिल हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, और इसलिए तुम इतना परेशान? मुझे लगा यार पता नहीं कैसी बात है, क्या बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा। छोड़ो ये सब, इग्नोर करो उनको। ऐसी बात नहीं है अनिल, मैंने देखा है वो लोग मुझसे और गोल्डी से भी बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट बात करने से भी कतराते हैं। पूजा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। नए नए लोग हैं, घुलने मिलने में टाइम लगता है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाओ। इतना कहकर अनिल सो गया, मगर पूजा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। काफ़ी रात के बाद पूजा की आंख लग गई थी कि तभी उसकी कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। पूजा ने जब फुसफुसाहट को गौर से सुना तो बुरी तरह से चौंक गई। आवाज़ उसके बेटे गोल्डी की थी। गोल्डी किसी से बातें कर रहा था। पूजा अपने बेडरूम से उठकर सीधे गोल्डी के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने गोल्डी के कमरे का दरवाज़ा खोला,
तो उसने देखा गोल्डी बिस्तर पर अकेला बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था। ये देखकर पूजा पूरी तरह से डर गई। गोल्डी, गोल्डी इतनी रात में किससे बात कर रहे हो बेटा? गोल्डी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अपनी फ्रेंड भैरवी से। भैरवी? गोल्डी तुम पागल हो गए हो क्या? इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता। पूजा की बात सुनकर गोल्डी उठकर पूजा के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बहुत आहिस्ता से पूजा से कहा, मम्मी, मेरी और भैरवी की सीक्रेट दोस्ती है और उसने मुझे मना किया है कि हमारी दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताना। मम्मी, आप कमरे से बाहर चली जाइए ना प्लीज। देखिए भैरवी मुझे गुस्से में देख रही है। गोल्डी की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से घबरा गई और उसे भी अचानक महसूस होने लगा कि उन दोनों के अलावा कमरे में कोई और मौजूद है। डर के मारे पूजा के रोंगटे खड़े हो गए और वो डरी सहमी चुपचाप अपने बेटे के कमरे से बाहर निकल आई। अगली रात डिनर की टेबल पर उसने यही बात अपने पति अनिल को बताई और अनिल जोर जोर से हंसने लगा। पूजा, गोल्डी छोटा है। अक्सर बच्चे इस उम्र में अकेले अकेले बातें करते हैं, अपने इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। और जब तुम अचानक उसके कमरे में चली जाओगी तो बच्चा कोई ना कोई बहाना तो बनाएगा ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना भूल गया। मुझे आज रात ना एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं कल सुबह लौटूंगा, ठीक है? इतना कहकर अनिल काम के लिए निकल गया। रात हो गई थी। गोल्डी अपने कमरे में सो रहा था। पूजा का कमरा गोल्डी के कमरे के ठीक बगल में था। पूजा कमरे की खिड़की से शीशे की तरफ मुंह किए हुए सोच रही थी कि अचानक उसने शीशे में एक काली परछाई को गुजरते हुए देखा। पूजा के पैर डर से वहीं जम गए। तभी उसने महसूस किया कि गोल्डी के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो परछाई उसके अंदर चली गई। ये देखकर पूजा के हलक से चीख निकल गई। उसने तुरंत अपने पति अनिल को फ़ोन लगाया। अनिल ने कॉल रिसीव कर लिया और पूजा ने एक ही सांस में कांपते हुए अनिल को सारी घटना बता दी। अनिल पूजा पर भड़क गया। उसने पूजा को डांटा और कहा उसे काम करने दे और वो कल सुबह ही तक वापस आ पाएगा। और ये कहकर अनिल ने कॉल काट दिया। पूजा दोबारा फ़ोन मिलाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गोल्डी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पूजा दौड़ती हुई गोल्डी के कमरे में पहुंची, मगर उसने देखा कि गोल्डी अपने कमरे से गायब था। पूजा पागलों की तरह गोल्डी को आवाज़ लगाने लगी, मगर उस सुनसान बंगले में पूजा की आवाज़ लौटकर पूजा के पास आ जाती। तभी उसके कानों में बंद पड़े नीचे बेसमेंट से गोल्डी की आवाज़ टकराई। पूजा दौड़ती हुई नीचे बेसमेंट में पहुंच गई, मगर सामने का मंजर देखकर पूजा के होश फाख्ता हो गए। उसने देखा कि उस बेसमेंट में बहुत से लोग मौजूद थे। बेसमेंट की लाइट्स ऑन थी और एक लड़की ब्लैक गाउन पहने उसके बेटे गोल्डी का हाथ पकड़ी हुई थी। पूजा कपकपाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? और ये सब क्या हो रहा है? पूजा की बात सुनकर गाउन वाली लड़की मुस्कुरा कर बोली, मैं ही तो हूँ भैरवी, तुम्हारे बेटे गोल्डी की दोस्त। गोल्डी, गोल्डी बेटा इधर आओ। इन लोगों के पास खड़े मत हो, आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ। पूजा ने नोटिस किया कि उसकी बात सुनकर गोल्डी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को छोड़कर अब आपके पास नहीं आऊँगा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मम्मा। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, घबराओ मत, गोल्डी अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुम भी यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगी। उस लड़की ने इतना कहा था कि अचानक उन सबके चेहरे देखते ही देखते भयानक हो गए। भैरवी का चेहरा भी किसी डायन में तब्दील हो गया था। उसने बेहद फुर्ती से पूजा को पकड़ लिया। पूजा बुरी तरह से चिल्लाने लगी, मगर सब ने पूजा को दबोच लिया। पूजा ने देखा कि गोल्डी का चेहरा भी काफी भयानक हो गया था। अचानक भैरवी ने गोल्डी की तरफ देखकर कहा, देख क्या है माय फ्रेंड, ये लो चाकू और काट दो इसका गला। तुम्हें और हमें, हम सबको इसका खून पीना है। गोल्डी ने बगैर देरी किए एक झटके में वो चाकू अपनी माँ की गर्दन में चला दिया और एक खून का फुहारा पूजा की गर्दन से फूट पड़ा। देखते ही देखते गोल्डी और सब लोग पूजा के खून को चटकारे लेकर पीने लगे और कुछ ही पलों में वो सब
गोल्डी शायद गायब हो गए। अगली सुबह जब अनिल वापस आया तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को वहां पर नहीं पाया। उसने मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की, मगर सबने यही कहा कि हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। तभी एक घर से एक बुजुर्ग महिला निकलकर अनिल के सामने आकर बोली, अब वो कभी नहीं मिलेंगे बेटा। ये क्या कह रही हैं आप? बुजुर्ग महिला ने अनिल को जो बातें बताई उसे सुनकर अनिल के होश उड़ गए। उसने बताया कि यह बंगला बरसों से वीरान पड़ा है। आज से 50 साल पहले एक लड़की कुछ लोगों को यहाँ रहने के लिए लेकर आई थी, जिन्हें वो अपना रिश्तेदार बताती थी। उस वक्त ये एरिया लोगों से आबाद था। उस लड़की के आने के बाद इस मोहल्ले में अचानक बच्चे और जवान गायब होने लगे। मोहल्ले वालों को उस पर शक हो गया। किसी को पता नहीं था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। एक रात सभी लोग इस बंगले के अंदर घुस गए। उन्हें बेसमेंट के अंदर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो सब बेसमेंट के नीचे भागे तो वो लड़की अपनी भयानक शक्ल से किसी जिंदा इंसान का खून पी रही थी। उन सब ने बेसमेंट के अंदर आग लगा दी। वो लड़की जलकर वही राख हो गई। मगर उसके बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला नहीं थमा। लेकिन तब से ये बंगला बंद पड़ा है। कहते हैं वो औरत अलग अलग नाम बनाकर बच्चों को सम्मोहित कर लेती है और उसी बच्चे के हाथों से जवान लोगों की बलि दिलवाकर उनका खून पी जाती है और बाद में उन बच्चों को भी मार देती है। ये सब बातें सुनकर अनिल ने पुलिस को बुला लिया। दोपहर तक पूजा और गोल्डी की लाशें बेसमेंट से बरामद कर ली गई। इस घटना के बाद अनिल को सारी जिंदगी अफसोस रहा कि काश वो अपनी पत्नी की बात मानकर घर आ जाता तो शायद उसकी पत्नी और बेटा जिंदा होते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर वक्त हर बात को मजाक में लेना ठीक नहीं होता। धन्यवाद।